स्वागत है आपका आज फैसले के दिन में। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। अब इंतजार की घड़ियां हो गई समाप्त, क्योंकि 3 चरण में जम्मू कश्मीर का और 1 चरण के अंतर्गत हरियाणा के अंतर्गत मतदाताओं के द्वारा जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था, उसके फैसले का समय आ गया है। घड़ी की सुइयां 8 पर पहुंच गई हैं और इसी के साथ गिनती का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले चरण के अंतर्गत पोस्टल बैलेट की गिनती होगा और उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। 8:30 बजे से ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। हम उम्मीद करते हैं कुछ ही देर में रुझानों का आने का सिलसिला बनेगा। हरियाणा के संदर्भ में बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए कि 5 साल के लिए जनता के द्वारा यह फैसला लिया जाना है कि वो अपना भविष्य संवारने के लिए किस पे भरोसा करने जा रही है। 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2014 से 2019 तक स्पष्ट बहुमत की सरकार और 2019 से 2024 तक गठबंधन की सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपना कामकाज कर दिखाया। वो कामकाज जनता को कितना भाया है, इसके संदर्भ में आज पता चलेगा। अगर एग्जिट पोल के रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे मायूसी और कांग्रेस के खेमे में हर्षोल्लास का वातावरण है। पर अतीत के अनुभव ऐसे रहे हैं कि जो एग्जिट पोल रहता है वही एग्जैक्ट पोल भी रहे, ये जरूरी नहीं। हरियाणा के संदर्भ में 2019 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सिरे से खारिज हुए थे। कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत का अनुमान 2019 में एग्जिट पोल ने लगाया था, पर परिणाम वैसा नहीं आया था। और 2024 में एग्जिट पोल एक तरफा कांग्रेस की लहर दिखा रहे हैं। क्या वाकई इस प्रकार का ही जनादेश आने वाला है? कुछ देर में पता चलेगा। हरियाणा के संदर्भ में पिछले 2 दिन से कांग्रेस का घटनाक्रम बड़ा तेज चला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा को भी एक संभावित मजबूत दावेदार के तौर पर राजनीतिक प्रेक्षक देख रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा के संदर्भ में भी चर्चाएं चल रही थी। इन सब के बीच में रणदीप सुरजेवाला बाबा केदारनाथ के दर्शन कराए हैं। वहां का आशीर्वाद क्या रणदीप सुरजेवाला की हसरत को पूरा कर देगा? सवाल है। पर उससे पहला सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस को इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वह सरकार बना सके? इस बार जो बड़ी दिलचस्पी का विषय है वो तीसरी ताकतों के संदर्भ में भी है। तीसरी ताकतों के मतलब क्षेत्रीय दलों की भूमिका के संदर्भ में, क्षेत्रीय दलों की मजबूती के संदर्भ में, क्षेत्रीय दलों की प्रभाव के संदर्भ में। 2019 के आम चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने जिस प्रकार का चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, 10 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। क्या जननायक जनता पार्टी अपने उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, उससे बेहतर कर पाएगी, या एक सीट की भी मोहताज रह जाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में भी इस प्रकार की दिलचस्पी की स्थिति है। कुल मिलाकर अगर आप स्क्रीन पर निगाह बनाए रखिएगा, हम लगातार पल पल की अपडेट आपको उपलब्ध कराएंगे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। नए सिरे से राज्य के पुनर्गठन के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। 3 चरण में चुनाव हुए हैं। खूबसूरत बात यह रही है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद के साथ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भी अपने संदर्भ में बड़ी उम्मीदें हैं। पीडीपी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, पर रिजल्ट आने से पहले ही अपना समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देने का ऐलान कर दिया है। जानने में दिलचस्पी रहेगी कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 की समाप्ति के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर जनादेश पाने में सफल होती है, या कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन इतनी सीटें ले जाएगा कि सरकार बना सके? दिलचस्पी का विषय है। लेकिन पूरा फोकस हम जो बनाए रखेंगे वो इस चुनाव के जो परिणामों के संदर्भ में रुझान आएंगे उन्हें बारी बारी से आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। पवन हमारे साथ में है। पवन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ में स्पर्श जुड़े हुए हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय रोहतक में मौजूद है। क्या कुछ जानकारी इस समय स्पर्श आपके पास में है? इस समय प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता वेता मौजूद हैं या सब पंचकुला की ओर रुख किए हुए? देखिए, बीजेपी का जो प्रदेश का मुख्यालय या फिर कहें कि जो मीडिया सेंटर बनाया गया था, वहां की तस्वीर अगर हम दिखाएं
तो यहाँ पर अभी जो मीडिया सेंटर है वहाँ पर कोई नेता जो है नहीं पहुँचा है। इंतजार है कि किस तरीके के जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आएंगे। उसके बाद जो है अगली रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल काम करती हुई जो है नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ पोस्टर पर लिखा है कि नॉन स्टॉप विकास और बीजेपी पर विश्वास, कुछ इसी अंदाज के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और जो एग्जिट पोल है वो जो है गलत साबित होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से 2019 में 75 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था और तमाम जो एग्जिट पोल थे वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि जो है बीजेपी की एक बड़ी बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल थे वो हरियाणा के संदर्भ में गलत साबित होते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक में जो बीजेपी का मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां पर अभी जो है किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है वो आज जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये जरूर जानकारी है कि मुख्यमंत्री जो है सुबह जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनती हुई नजर आएगी। इस पर आप एग्जिट पोल के बाद के लगातार घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नायब सैनी ही पूरी दमदारी और मजबूती के साथ ये जाहिर कर रहे थे कि एग्जिट पोल गलत है और मैं सरकार फिर से बना पाने में कामयाब रहूंगा। भाजपा के बाकी नेताओं का मिजाज कैसा देखने को मिला आपको? देखिए, बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी अंतिम गेंद तक जो पारी है उसमें खेलने पर विश्वास करती हुई जो है नजर आती है। यानी जब बंटवाली बात निकलकर सामने आएगी, अगर जिस प्रकार से निर्दलियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में निर्दलीय जो है जीत कर आते हुए नजर आ सकते हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि क्या जो है निर्दलीय जो है इस बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का खेल जो है बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो जो बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है निगाहें बनाए हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से सिरसा की क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हमने देखा गोपाल कांडा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना उम्मीदवार जो है पीछे रखती हुई जो है नजर आई, यानी उम्मीदवारों को जो है मैदान से हटा लिया गया। तो ऐसे में निर्दलियों के सहारे भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि क्या जो है प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है अंतिम बॉल तक जो है मैच को ले जाने की कोशिश करती हुई नजर आती है और इसलिए हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस पर आपको रोकना चाहूंगा। हमारी स्क्रीन पर देखें, पहला रुझान हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इस समय जो रुझान है वो 90 में से 9 सीटों के संदर्भ में हमारी स्क्रीन पे है, जिसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वही 5 सीटों के संदर्भ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 2 सीटों के संदर्भ में रुझान है कि वो आगे चल रहा है, पर यह बेहद आरंभिक रुझान है। वो रुझान जिसको बहुत ज्यादा संजीदगी से आप नहीं ले सकते हैं वो, क्योंकि 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से कुछ सीटों की जानकारी अभी हमारे पास आई है। हमारे जो संवाददाता है वो उत्साह में हो सकते हैं। ये पोस्टल बैलेट के जगह पहले 4 पोस्टल बैलेट निकले, अगर बीजेपी के निकले तो बीजेपी आगे है, कांग्रेस के आगे निकले तो कांग्रेस आगे है। पर हाल फिलहाल अगर शुरुआत की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य 9 सीटों के संदर्भ में रुझान हमारे सामने आए हैं और वो रुझान कुल मिलाकर इस रूप में हमारे पास है। मेरे साथ आप अगर थोड़ा सा न्यूज रूम पर दृष्टि डालेंगे तो पूरी टीम इस समय जनता टीवी की पल पल की खबर आपको पहुंचाने के लिए मौजूद है। इस पूरी टीम के माध्यम से हम 22 जिलों की 90 सीटों पर निगाह बनाए हुए हैं। 22 जिले की जो 90 सीटें हैं इनके संदर्भ में चुनाव आयोग के द्वारा व्यवस्था यह की गई है कि 87 सीटों के संदर्भ में 87 सेंटर हैं। वहीं 2 सीटें ऐसी है, 3 सीटें जहां पर 2-2 सेंटर के अंतर्गत काम हो रहा है। पटौदी के संदर्भ में, बादशाहपुर के संदर्भ में और गुरुग्राम सीट के संदर्भ में 2 सेंटर बनाए गए हैं और बाकी सारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1-1 सेंटर है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रारंभिक रुझान हमारे पास किस रूप से आ रहे हैं। पर स्पर्श से हमारी बात चल रही थी। स्पर्श, आप रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह निवास है। आप रोहतक पहुंचे, भूपेंद्र हुड्डा के घर की गहमा गहमी क्या बता रही है? एग्जिट रुझान के अनुसार वहां पे गहमा गहमी है या वहां पर भी अभी इंतजार करने की मुद्रा है?
देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी अपने घर के अंदर मौजूद हैं और अभी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि किस प्रकार के जो रुझान है वो सामने आते हुए नजर आएंगे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो मीडिया का जमावड़ा है वो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट पोल साबित होते हुए नजर आते हैं तो किस प्रकार की जो बातें हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही जाती है, या फिर जो सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आएगी सरकार बनने के बाद में कि सीएम पद की दावेदारी जो है वो किस तरीके से, कौन सा खेमा जो है ठोकता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण जो है बात निकलकर सामने आएगी। हालांकि जो अगर कांग्रेस की बात करें तो रोहतक में एक जो बाकायदा बैंकेट हॉल है वो जो है कांग्रेस की तरफ से जो है बुक कराया गया है। भारी संख्या में कुर्सियां जो है वो लगा दी गई और रात से ही वहां पर जो है पूरी तरीके से तैयारियां जो है कर ली गई है कि जैसे ही नतीजे जो है आने शुरू होंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आएगा तो पूरा जश्न जो है वो वहां पर जो है बनाया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, या फिर रोहतक के आसपास के जो बड़े नेताओं की बात करें, बीबी बत्रा, आनंद सिंह डाबगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के जो विधायक है वो वहां पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में निगाहें अभी जो है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति पर है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में भी। इस पर आप चाहेंगे कि एक जायजा आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास का भी लेकर आए, वहां से भी हमारे साथ में जुड़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज से 40-50 साल पहले बड़ी मशहूर वो पंक्तियां थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो रोहतक में माहौल बना हुआ है, सिंहासन खाली करो हुड्डा जी आते हैं। इस प्रकार का वातावरण वहां पर बना हुआ है, ऐसा स्पर्श हमें बता रहे हैं। बहरहाल हम न्यूज रूम की जगह हमारे साथ में हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल मौजूद है। वरुण, क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है? जानकारी जो 10 सीटों का है उसमें 3 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस आगे और 4 पर अन्य है। और अगर ये बहुत अर्ली है, लेकिन अगर 4 पर अन्य आगे हैं तो फिर हो सकता है कि चाबी सत्ताई किसी के हाथ में हो सकती है। वन मैन आर्मी अभय चौटाला के हाथ में भी हो सकती है, या जो निर्दलीय है उनकी भी चांदी धनतेरस पे हो सकती है। धनतेरस में चांदी तो हो जाएगी, पर आप स्वयं कह रहे हैं बहुत प्रारंभिक रुझान है, तो आप इतने उत्साह में क्यों हैं आने के संदर्भ में? किससे इतनी नाराजगी है वरुण गोयल को कि उन्हें लग रहा है कि स्पष्ट की जगह जो है मिला जुला मामला बने? मिला जुला मामला की संभावना इसलिए है कि प्रचंड बहुमत नहीं, मतदान वैसा नहीं हुआ है। और हरियाणा में पिछले 24 साल का इतिहास है कि अगर मतदान थोड़ा डाउन होता है तो हंग असेंबली होती है। तो ये वाला ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में कि हंग असेंबली हो सकती है। सरकार बदल देने दे, उखाड़ देने वाला ऐसा वोट डला या नहीं डला, ये दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम रहा है। पिछली बार से कम के संदर्भ में तो बहुत नहीं जाएंगे, 67.9% वोटिंग 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हुई है। अगर 2019 से इसकी तुलना करें तो 0.03% मतदान पिछली बार के मुकाबले कम है। मान सकते हैं हम कि लगभग 2019 के अनुसार ही 2024 में भी वोटिंग हुई है, पर एग्जिट पोल के अंतर्गत अनुमान पूरे बदले हुए हैं। समान मतदान के बावजूद भी एग्जिट पोल बता रहे कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है और भाजपा के खिलाफ तूफान आया हुआ है। वरुण जी, वो अब दिखने लगा है, हमारी टैली बदल गई है। कांग्रेस 6, बीजेपी 2 हो गई है और अन्य की संख्या 2 है। 2 नाम जो हमारे पास 3 नाम सामने आए जो आगे चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला कैथल से आगे चल रहे हैं, सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा ही गजब का रुझान है। 3 महत्वपूर्ण सीटों के संदर्भ में रुझान, तीनों में अलग अलग किस्म की प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, विधायक के तौर पर आगे चल रहे हैं, पर क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में वो आगे चल पाएंगे, उनका दल आगे चल पाएगा, जानने का विषय है। कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला, जिन्होंने उनके पिता को शिकस्त दी थी, लीलूराम गुर्जर, उनसे है। उनके मुकाबले आदित्य सुरजेवाला की शुरुआत बढ़त के रूप में हुई है, महत्वपूर्ण बात है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो और दिलचस्प रुझान है वो हिसार विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण प्रत्याशी कमल गुप्ता, जो मंत्री भी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और किससे पीछे चल रहे हैं? उनसे पीछे चल रहे हैं जिनको उन्होंने 2014 में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हराया था। 2014 में सावित्री जिंदल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कमल गुप्ता के मुकाबले करारी शिकस्त हासिल की थी। वो सावित्री जिंदल इस बार निर्दलीय रूप से मैदान में है और रुझान बता रहे हैं कि सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। अपने आप में दिलचस्प है ये पूरा घटनाक्रम, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रुझान जो आ रहे हैं उसके अंतर्गत अभी कांग्रेस बढ़त पर है, भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले पीछे चल रही है। लेकिन ये सारे जो रुझान अभी आप देख रहे हैं,
इनको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रारंभिक रुझान है। ये रुझान जो आए हैं, ये रुझान केवल अभी जो पोस्टल बैलेट है उनके हैं। अभी ईवीएम मशीनें खुली नहीं है। ईवीएम मशीन खुलने का जो समय है वो 8:30 बजे है। उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उनकी गिनती के बाद में ईवीएम की काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 9 बजे से दरअसल वास्तविक और गंभीर किस्म के रुझान आएंगे, जिससे हमें एक जायजा लेने में सहूलियत होगी कि आखिर हरियाणा का चुनाव किस और रुख करने जा रहा है। हम बीच बीच में जम्मू कश्मीर पर भी निगाह बनाए रखेंगे कि वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ में इस समय वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक चंचल नांदल जी जुड़ रहे हैं। चंचल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी चंचल जी, जो एग्जिट पोल की रोशनी में आज काउंटिंग शुरू हुई है, किस उम्मीद के साथ है आप? 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जिस तरीके से खारिज हुए, उससे डरे हुए हैं आप, या आपका भरोसा है इस बार एग्जिट पोल जनता की नब्ज पकड़ पाने में कामयाब रहे हैं? जो एग्जिट पोल है वही आज एग्जैक्ट पोल हो जाएगा। देखिए सर, जो मेन बात ये है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगी राजनीतिक पार्टियां जिनका एग्जिट पोल पे असर होगा। अब अगर हम बात करें 2019 की, तो जो एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे, उनके ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन एक जो रिजल्ट आया उससे एक दिन पहले एग्जिट पोल आया था, और वो एग्जिट पोल बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, जिसमें 30 से 35 सीट कांग्रेस की दिखाई गई थी, 40 के करीब भारतीय जनता पार्टी की दिखाई गई थी। उससे पहले वाले सारे एग्जिट पोल खारिज हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की, तो एक बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम पार्टी सत्ता में है, 10 साल से लगातार सत्ता में है, और जो शहरों में जो पोजीशन थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद खराब कर ली। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पोर्टल है, आपका शहरों में गंदा पानी, सड़कें ना बनना, स्ट्रीट लाइट ना होना, जो बेसिक एक नेसेसिटी है, प्रॉपर्टी आईडी है। तो ये सारी चीजों की वजह से इन सारी शहरों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई, और गांव में जो स्थिति खराब हुई उसके पीछे किसान आंदोलन और जो किसानों का ब्यौरा पोर्टल का, उनको अपनी फसल बेचनी है तो पोर्टल पे अपडेट करो, पोर्टल पे टाइम लो। ये सारी चीजें जो है, जो पोर्टल का एक खेल है, जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है हम पोर्टल को बंद कर देंगे, वो उस पोर्टल ने ही सारा गेम खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। और जो अब की बार जो रुझान है, जो चीजें हैं, जो फील्ड में हम भी रहे हैं, लोगों से मिलते रहे लगातार, जो चुनाव चला उस चुनाव के दौरान भी लगातार 80-90 हलकों में हम भी गए हैं। हमने लोगों से डायरेक्ट बात करी है, गांव में भी, शहरों में भी, और उस समस्याओं को जाना है, चीजों को जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी एक बात जा रही है वो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर हम इस चीज को कंपेयर करें 2014 से, तो जो 2014 में जो कांग्रेस का रिजल्ट रहा था, कांग्रेस को 14-15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी 47 सीटें मिली थी, और इन लोगों को ज्यादा सीटें मिली थी, 18-19 के करीब। तो ये जो रिजल्ट है, ये उससे अब क्या है कि जो जनता है, हरियाणा की जनता है, वो ये भी नहीं चाहती कि किसी मतलब किसी निर्दलीयों के सहारे कोई सरकार बने, क्योंकि जो पिछले 5 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें निर्दलीय कभी समर्थन दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं। किसान आंदोलन आ गया, समर्थन वापस ले लिया, किसान आंदोलन चला गया, समर्थन दे दिया, और कभी उनकी डिमांडें चेयरमैन बनने की थी। तो जनता ने ये सारा खेल पिछले 5 साल देखा है, और कभी जेजेपी के 4 विधायक को जेजेपी के खिलाफ बोलने लग गए, बीजेपी के पक्ष में चले गए। तो ये सारी बातें जो है वो जनता ने देखी है। तो जनता एक तो ये चाहती है कि क्लियर वर्जन दे, जिस पार्टी को दे, और अब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर बचता है तो वो कांग्रेस बचता है, क्योंकि अन्य पार्टी का कोई यहाँ पे हरियाणा में एक भाषा में एक बात, वो जुगाड़ नहीं है। तो जुगाड़ किसी अन्य पार्टी का था नहीं, कैंडिडेट किसी अन्य पार्टी के पास बढ़िया थे नहीं, तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं थे, तो वो सारा जो एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा था वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया। इसलिए जो सारे नतीजे, लोगों की दिलचस्पी थोड़ा रुझानों में भी है, और आपकी भी दिलचस्पी शायद रुझान में होगी। हमारे पास इस समय हरियाणा की 90 में से 52 सीटों के संदर्भ में रुझान है। 52 सीटों में
16 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो सत्तारूढ़ दल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस इस समय 31 सीटों पर आगे चल रही है। जननायक जनता पार्टी शून्य, शून्य मतलब जीरो। जो आशंका है उस आशंका के अनुसार प्रारंभिक रुझान है। अन्य के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी भी शून्य के सहारे है। इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में अगर बात करें तो वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। 5 कोणीय चुनाव है हरियाणा में, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, एक जेजेपी है, एक आईएनएलडी और एक आप है। इसके अलावा निर्दलीयों की जो भी स्थिति बने, पर कुल मिलाकर 52 सीटों में अभी प्रारंभिक रुझान जो आया है वो रुझान ये बता रहा है कि कांग्रेस बढ़त पर है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कमोबेश बराबर सीटों पर चल रही है। जो हमारी जानकारी के अनुसार 13 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जम्मू कश्मीर में, और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो भी 13 सीटों पर आगे है। पीडीपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिला के वहां की स्थिति है। हमारे साथ में वरुण जी है। वरुण जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जानकारी है कि अनिल विज अंबाला से आगे चल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से आगे चल रहे हैं, विपुल गोयल बीजेपी के फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं, मामन खान कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं, आफ्ताब अहमद वो आगे चल रहे हैं, निशांत आनंद ये आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो गढ़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं, गीता भुक्कल वो झज्जर से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो अभी तक चौंकाने वाले रुझान नहीं है प्रत्याशियों के चेहरे के संदर्भ में। लेकिन फिर से दोहराता हूं अपनी बात को, दर्शक इस बात को लेकर सचेत रहें कि ये रुझान केवल और केवल पोस्टल बैलेट के संदर्भ में है। पोस्टल बैलेट के रुझानों को अगर आप बहुत संजीदगी से लेंगे तो हो सकता है आगे आपको निराशा का सामना करना पड़े। पोस्टल बैलेट के मुकाबले हमेशा ईवीएम का रुझान कुछ और ट्रेंड दे देता है। तो कुल मिलाकर 9 बजे के बाद आपको इन रुझानों को लेकर संजीदा होने की जरूरत है। अभी कुल मिलाकर सनसनी बनाने के लिए ठीक है, रफ्तार का दौर है। जहां से भी 2-4 वोटों के संदर्भ में भी खबर आई तो आगे और पीछे कर दिया संवाददाताओं ने, रिपोर्टर्स ने। पर वास्तविक तौर पर जब तक 200-500 वोटों की गिनती ना हो जाए और उसके आधार पर रुझान ना आए तब तक उसे गंभीरता से कैसे लिया जाए। नानल साहब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं नानल साहब? इन पोस्टल बैलेट के रुझानों को आप गंभीरता से लेना चाहेंगे या आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं कि भाई ठहरो, थोड़ा रुको, अभी ईवीएम खुलने दो, ईवीएम से 1000-2000 वोटों की गिनती हो तब जाकर उसे गंभीरता से लिया जाए? क्या कहते हैं आप? जी देखिए, क्या है कि पोस्टल बैलेट जो होती है वो भी एक तरह से कर्मचारियों का रुझान होता है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी होती हैं या जो जैसे हरियाणा के कुछ लोग जो आर्मड फोर्सेज में है उनका रुझान होता है ये। तो जब जो कर्मचारी है वो भी एक वोटर, सबसे पहले तो वोटर भी है और कर्मचारी भी है। तो वो जो कर्मचारी का रुझान है उसे हम एक तरह से हम ये रुझान मान लेते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में, जैसे आपने बताया कि 31, अभी तो शायद 41 में कांग्रेस आगे हो गई है, तो ये जो रुझान है ये रुझान हम उसमें एक प्लस जोड़ के चल पड़ते हैं कि भाई हाँ इसी तरह के रुझान ईवीएम में भी आने की उम्मीद है, एक उम्मीद मान लेते हैं। मैं रोकूंगा, एक बड़ा रुझान हमारे पास में उचाना विधानसभा क्षेत्र से आया है। तुर्क का इक्का साबित हुए थे 2019 के चुनाव में। देवीलाल का अक्स इस नेता के देखकर लोगों के जहन में उभर कर आता था। समझ गए हम बात कर रहे हैं सबसे कम उम्र में लोकसभा का सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह के गढ़ में उन्हीं की पत्नी प्रेमलता जी को 45,000 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। वो दुष्यंत चौटाला की मां 2024 के लोकसभा चुनाव में बामुश्किल 4-5 हजार वोट पाई थी। फिर भी दुष्यंत चौटाला ने हिम्मत की है कि वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। पर प्रारंभिक रुझान दुष्यंत चौटाला की इस हिम्मत का साथ नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। इस समय जो बड़ा नेता पहली रुझान के अंतर्गत पीछे की खबर लेकर आया है वो दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में है। आप हमारे स्क्रीन पर देखें, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। इस समय हरियाणा की सियासत की बहुत बड़ी खबर।